गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बात करते हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और इसमें हमने लघु बीजाणु जनन हमने पढ़ लिया था। और लघु बीजाणु जनन में लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं ये हमने बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं लघु बीजाणु व परागकण की संरचना। लघु बीजाणु और परागकण की संरचना, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर। तो हमने बात की थी कि जो लघु बीजाणु है वो कैलोज नामक स्तर के अंदर के हैं। जो लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और इस रचना को क्या कहा गया था? लघु बीजाणु चतुष्क कहा गया था, जो कैलोज स्तर के अंदर के है इनका निर्माण हुआ था। अब हम इसमें से क्या करते हैं, एक लघु बीजाणु को निकालते हैं और इसको हम देखते हैं। तो ये लघु बीजाणु जो है, इसमें जो केंद्रक है वो कैसा होगा? अगुणित केंद्रक होगा, ठीक है। और ये जो संरचना है ये किसकी है? लघु बीजाणु की है। अब इसमें क्या होता है, इस लघु बीजाणु में रिक्तिका का क्या होता है? विकास होता है। इसमें रिक्तिका बनती है, और जैसी ही रिक्तिका बनती है तो जैसे जैसे रिक्तिका का आकार बढ़ता जाता है, ये क्या हो जाती है, ये जो इसका जो केंद्रक है ये क्या हो जाता है? नीचे की ओर क्या है? खिसकना शुरू हो जाता है, और इसका केंद्र क्या हो जाता है? नीचे खिसक जाता है। अब इसमें क्या होता है, इस केंद्रक में यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा, लेकिन सिर्फ केंद्रक विभाजन होता है। क्या होता है? सिर्फ केंद्रक विभाजन होता है। और ये जो समसूत्री विभाजन है ये असमान रूप से होता है। कैसे होता है? असमान रूप से। ये असमान रूप से होता है, मतलब असमान रूप का मतलब है कि यहाँ पर 2 केंद्रक का निर्माण होगा। एक केंद्रक बड़ा बनेगा और एक केंद्रक क्या बनता है? छोटा बनता है। तो जो नीचे वाला जो केंद्रक है वो क्या है? छोटा बनता है, और ऊपर वाला केंद्रक क्या हो जाता है? बड़ा बनता है। जो छोटा केंद्रक है इसको कहा जाता है जननीय केंद्रक, जेनरेटिव न्यूक्लियस। और जो क्या है, बड़ा केंद्रक है इसको कहा जाता है कायिक केंद्रक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब इसमें जो जननीय केंद्रक है इसके अंदर ये पूरा क्या होता है, इस लघु बीजाणु के अंदर एक जो कोशिका है इसके अंदर क्या होगा? ये साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है। और ये कोशिका द्रव्य क्या है? धीरे धीरे या जो जननीय केंद्रक है, जो जनरेटिव केंद्रक है, उसके आसपास क्या होने लगता है? इकट्ठा होने लगता है। और जैसे जैसे ये इसके आसपास इकट्ठा होने लगता है तो ये क्या है, यहाँ पर ये इसके बाहर एक कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, और ये एक कोशिका का निर्माण कर देता है जिसे कहा जाता है जनक कोशिका या जनरेटिव सेल। तो इस अ, इस कोशिका में अब यह जो संरचना है यह क्या है? द्विकोशिकीय संरचना हो चुकी है। एक है जो कायिक कोशिका, और दूसरी क्या बन जाती है? यहाँ जनक कोशिका। यह द्विकोशिकीय संरचना होती है। जो परागकण है ये कैसे हो जाएगी? द्विकोशिकीय संरचना होती है। तो जो कायिक कोशिका है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, नलिका कोशिका। क्या कहा जाता है? नलिका कोशिका, या फिर ट्यूब सेल भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। अब हमारे पास जो संरचना यहाँ प्राप्त हुई है वो हमें द्विकोशिकीय संरचना जो परागकण की यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है, जिसमें से एक कोशिका क्या है? कायिक कोशिका है, और दूसरी क्या है? जनक कोशिका है। अब हम बात करते हैं परागकण की संरचना की। अब ये जो हमने बात की थी कि एक लघु बीजाणु से में क्या हुआ है, उसके अंदर 2 कोशिकाओं का निर्माण हो चुका है, और ये जो संरचना हमने उसको परागकण कहा। वो जो ये जो लघु बीजाणु है 4 थे, तो चारों में ऐसा होगा, और उसके बाहर क्या है? एक कैलोज स्तर बना हुआ है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब परागकोश में स्फुटन होता है, क्या होता है? स्फुटन होता है। स्फुटन का मतलब है कि जब परागकोश क्या होगा? फटेगा, और फटकर उससे बाहर क्या है? परागकण क्या है? उससे बाहर निकलेंगे। उससे पहले, स्फुटन से पहले क्या होता है? जो टेपिटम है, हमने बात की थी कि सबसे बाहर क्या है था? बाह्य स्तर था, फिर अंतस्थीसियम था, मध्य स्तर थी, फिर क्या था? टेपिटम थी। और इस टेपिटम के अंदर क्या है?
ये टेपिटम है, ये हमने भी बात की थी टेपिटम के कार्य में, हमने बोला था कि ये क्या है, कैलेज नामक एंजाइम क्या करती है, स्रावित करती है, जो इस कैलोज स्तर को क्या करेगा, तोड़ने का काम करेगा। इस कैलोज स्तर को क्या कर देता है, तोड़ देता है। अब ये जो भार का जो स्तर है ये टूट जाता है, तो पराग कण क्या हो जाते हैं, इससे मुक्त हो जाते हैं, पराग कण वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब परागकण क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और ये परागकण ऐसे यहाँ क्या हो जाएंगे, पूरे इसमें फैल जाएंगे, फिर क्या होगा, स्फुरन होगा। अब हम बात करते हैं कि जो परागकण है, ये जो परागकण है इसके इसमें एक जो कोशिका भित्ति होगी, और जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। अब टेपिटम का एक और कार्य हमने बात की थी कि टेपिटम क्या करती है, दो पदार्थों को क्या करती है, स्रावित करती है। एक होता है लिपिड युक्त पदार्थ, जिन्हें क्या कहा जाता है, यूबिस कण कहा जाता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, क्योंकि लिपिड क्या होता है, चिपचिपा होता है। और जब परागण होता है तो कीट पतंगों के द्वारा जब परागण किया जाता है तो कीट पतंग जाकर क्या है, बैठेंगे, तो उनके पैरों पर जाकर क्या है, परागकण चिपक जाता है। तो उसके लिए उसमें क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, जो लिपिड युक्त पदार्थ होता है, जिसे क्या कहा जाता है, यूबिस कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे यूबिस कण कहा जाता है। और एक दूसरा पदार्थ स्रावित करती है जिसको कहा जाता है स्पोरोपोलिन। क्या कहा जाता है, स्पोरोपोलिन। यह जो पदार्थ है ये पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो इस पर जो ये कोशिका भित्ति है, इस कोशिका भित्ति के बाहर क्या हो जाता है, यूबिस कण की एक लेयर बनने शुरू हो जाती है, और उसके साथ साथ क्या होता है, स्पोरोपोलिन का भी क्या है, उसके साथ ही एक लेयर बन जाती है। तो जो ये स्पोरोपोलिन का जमाव क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है। जैसे क्या है, कुछ नुकीले होगा, कुछ गोलाकार होगा, कि मस्से के रूप में होगा। इसकी वजह से क्या हो जाती है कि अलग अलग जाति के पादपों में जो परागकण हैं उनकी संरचना क्या होती है, अलग अलग प्रकार की मिलती है, अलग अलग प्रकार की मिलती है। तो इसमें हमने बात की थी अभी कि जो यूबिस कण हैं और जो स्पोरोपोलिन है, ये क्या करते हैं, एक स्तर का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, बाह्यचोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे बाह्यचोल कहा जाता है। स्पोरोपोलिन तथा यूबिस कण मिलकर एक स्तर का निर्माण करती है, जिसे बाह्यचोल या एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्यचोल या एक्साइन इसको कहते हैं। ठीक है, तो बाह्यचोल का निर्माण करने का कार्य भी कौन कर रहा है, टेपिटम कर रहा है। कौन कर रहा है, टेपिटम कर रहा है। तो बाह्यचोल के अंदर वाली जो स्तर है इसको क्या कहा जाएगा, अंतःचोल। जो हमने बात की थी अभी कोशिका भित्ति के बारे में हम बात कर रहे थे उसमें, कि ये कोशिका भित्ति है जो सेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है, उसको अब क्या नाम दिया जा रहा है, अंतःचोल नाम दिया जा रहा है। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटाइन। क्या कहा जाता है इसको, इंटाइन। और ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। तो भाई क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाह्यचोल किस किस पदार्थ से मिलकर बना होता है, तो स्पोरोपोलिन और यूबिस कण से। और अंतःचोल जो है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है। अब हम बात करते हैं कि कुछ पादप जो हैं, नहीं, कुछ स्थानों पर जो क्या है, इसका जो परागकण है, इस परागकण में कुछ स्थानों पर क्या होता है कि जो बाह्यचोल है वो क्या नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है, और अंतःचोल वहाँ से क्या हो जाता है, थोड़ा फूली होती है। तो उस स्थान को क्या कहा जाता है, जनन छिद्र कहा जाता है, या इंग्लिश में कहा जाता है इसको जर्म पोर। क्या कहा जाता है, इंग्लिश में जर्म पोर कहा जाता है। ये जो स्थान तुम्हें दिख रहा होगा इस डायग्राम में, कि यहाँ से क्या है, यहाँ पर बाह्यचोल नहीं है, और अंतःचोल जो है ये थोड़ा सा क्या है, बाहर की ओर फूला हुआ है। तो इसको क्या कहा जाता है, जर्मपोल कहा जाता है। तो जनन छिद्र या जनन छिद्र कहा जाता है। और जनन छिद्र वह स्थान होता है जहाँ से क्या होती है, पराग नलिका की, जब क्या है, पराग कण वर्तिकाग्र पर आकर बैठेगा, और वहाँ से जब निषेचन की प्रक्रिया से पहले उस पर क्या है, पराग कण से एक पराग नलिका का निर्माण होता है। तो जो पराग नलिका का निर्माण होता है वो उस जनन छिद्र से ही होता है। तो अब तुम्हें इस डायग्राम में तुम देख रहे होंगे कि यहाँ पर
तुम्हें हमने बोला था कि इसमें दो कोशिकाएं हैं, एक है जनक कोशिका जनरेटिव सेल और एक है कायिक कोशिका, ये उसका केंद्रक है, कायिक केंद्रक है, ठीक है। और ये इसका जनन छिद्र है, ये अंतःचोल है जो अंदर वाली जो स्तर है, और ये जो बाह्य स्तर है ये क्या है, बाह्य चोल है, और इसमें ये नुकीले नुकीले जो है स्पोरोपोलिन है, ठीक है। तो और ये इसमें क्या है, रिक्तिका है। तो ये परागकण की जो संरचना है ये इस टाइप की होगी। अब हम बात करते हैं, इसी में एक डायग्राम है जिसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे डेवलप हुआ है। तो ये जो पहले परागकण था, ठीक है, फिर इसमें क्या है, धीरे धीरे क्या होता रहता है, इसका विकास होता रहता है, और ये इस टाइप का एक परागकण की जो संरचना है उसका निर्माण हो जाता है। तो इसमें तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर एक्साइन बाह्यचोल, एंटाइन अंतःचोल, जर्मपोल जर्मपोर, जनन छिद्र, ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल जिसको हम कायिक कोशिका या नलिका कोशिका कह रहे हैं, ट्यूब न्यूक्लियस जिसको हमने कायिक केंद्रक या नलिका केंद्रक कहेंगे, और ये जो है ये क्या है, जनरेटिव सेल जनक कोशिका है। तो ये परागकण की जो संरचना है ये ऐसे तैयार हो जाती है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो परागकण है वो नर युग्मक नहीं होता है। परागकण क्या है, नर युग्मक नहीं होता है, जबकि ये क्या है, एक नर युग्मकोद्भिद होता है। क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद होता है। ये नर युग्मकोद्भिद या युग्मकोद्भिद होता क्या है, गेमेटोफाइट क्या होता है, जरा इसके बारे में देखते हैं कि एक ऐसी संरचना जिसके अंदर क्या होते हैं, युग्मक होते हैं, जिसके अंदर क्या होंगे, युग्मक होते हैं या युग्मक मिलते हैं, उसे क्या कहा जाता है, युग्मकोद्भिद कहा जाता है। तो जिसके अंदर नर युग्मक होंगे उसको क्या कहा जाएगा, नर युग्मकोद्भिद कहा जाएगा, और जिसके अंदर क्या होगा, मादा युग्मक होंगे उसको क्या कहा जाएगा, मादा युग्मकोद्भिद कहा जाएगा। तो इसमें जो नर युग्मक हैं वो क्या है, नर युग्मक हम किसको कह सकते हैं, जनक कोशिका जो जनरेटिव सेल है ये क्या होंगे, नर युग्मक होंगे। क्या होंगे, ये नर युग्मक होगा। अब क्या है कि 60% पादप जिनमें क्या है, परागकोश के स्फुटन के समय परागकण की जो संरचना है या परागकण जो है वो कैसा होता है, द्विकोशिकीय अवस्था में निकलते हैं, ठीक है। एक क्या होती है, जनक कोशिका होती है, और दूसरा क्या होता है, कायिक कोशिका होती है, ठीक है। और 40% पादपों में 40% पादपों में क्या होता है कि जो जनक कोशिका है, ये जनक कोशिका, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है इसके केंद्रक में, और ये दो कोशिकाओं का निर्माण कर देती है, दो जनक कोशिकाएं उसके अंदर बन जाती है। तो उस समय उसमें क्या हो जाते हैं, कितने कोशिकाएं बन जाएगी, दो जनक कोशिका और एक इकाई कोशिका, तो 3 कोशिकीय अवस्था में ये निकलते हैं। तो हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसमें अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो पूछ सकता है। धन्यवाद।